गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन विद्याश्रम ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का पढ़ रहे थे। उस चैप्टर के अंदर आज हम करेंगे क्विक रिवीजन और कुछ ऐसे बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में अपन कुछ क्विक रिवीजन में कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमने पूरे चैप्टर के ड्यूरिंग पढ़े हैं। इसके अलावा कुछ बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन में जैसे टर्म्स होती है मोलिलिटी या मोलरिटी, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे मोलरिटी यानी कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कि मोलरिटी या मोलरता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉल्यूट यानी विलेय के मोल की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में, यानी मोलरिटी का फॉर्मूला जो डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो W/m × V। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया, यानी कि मोलरिटी के फॉर्मूले में जो भी सॉल्यूट होगा, विलेय होगा, उसकी मात्रा अपॉन उसका अणुभार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया, जो अपन को याद रखना है। आजकल डायरेक्ट एग्जाम में ट्रेंड क्या है कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। तो यहाँ पे आपको ये पता ही है W, M और V क्या है। W क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, M क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक चीज और ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर लीटर में नहीं देखिए ml में दिया है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला है वो है मोलिलिटी यानी कि मोलरता। इसके अगर हम यूनिट की ओर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से, या फिर मोल पर लीटर लिखा जाता है। ये इसका मात्रक या इकाई होती है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मात्रक होता है मोल पर लीटर। सेकंड मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलिलिटी में विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार ग्राम में होता है हमेशा यहाँ, इसलिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मोलरता में आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसमें विलायक का भार ऑलरेडी यानी सॉल्वेंट का वेट ऑलरेडी केजी में दे रखा हो, तब आपको फॉर्मूले में 1000 को यूज नहीं करना है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। ये दो फॉर्मूले हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के स्टार्टिंग ईयर्स में इस चैप्टर में से मोलरता पे काफी इजी न्यूमेरिकल आए हुए हैं और आपको सोल्व करके बताए हुए भी हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है मोलरिटी इक्वेशन का। मोलरिटी इक्वेशन जिसको अपन मोलरता समीकरण भी कहते हैं। मोलरिटी इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं? मोलरता समीकरण भी कहते हैं। और ये मोलरिटी इक्वेशन है क्या? M1V1 = M2V2। बताइएगा, आपको बताया हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज अपन कब करते हैं? ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब आपको एक ही सांद्रता के एक ही सॉल्यूट के दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन दिए जाए और उनको वॉल्यूम को चेंज किया जाए। क्या करते हैं यहाँ पे? आपको एक सॉल्यूट लेते हैं, उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं एक कोई भी मोलरिटी का। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए एक सॉल्यूशन की मोलरिटी है 0.2 और उसका वॉल्यूम है 300 ml। अगर इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करके 500 कर दिया जाए तो इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करो। तो ध्यान रखना, जब भी किसी सेम सॉल्यूशन की मोलरिटी को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें, अगर मोलरिटी को चेंज करेगा तो वॉल्यूम कैलकुलेट करवाएगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा तो मोलरिटी कैलकुलेट करवाएगा। उस कंडीशन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये मोलरिटी कंडीशन का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो यहां से हो गए जिन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि परसेंटेज वेट कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे आपको कहे व्हाट डू यू मीन अबाउट 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन, या मैं यहां W/V कर लूं
तो आपको कहे कि इसका क्या मीनिंग है। देखो ये होता है वेट परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे W तो रिप्रेजेंट कर रहा है सोल्यूट की अमाउंट को, V रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन को। तो यहाँ 20% का मीनिंग है कि 20 ग्राम H2SO4, 20 ग्राम H2SO4, और परसेंटेज है इट्स में किसमें प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में जो H2SO4 प्रेजेंट है वो कितना है 20%। तो ये परसेंटेज वेट के अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट जो फॉर्मूला ये पढ़ा था वो है मोल फ्रैक्शन का। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपके पास सॉल्यूट यानी विलेय पदार्थ है और विलाय यानी कि सॉल्वेंट, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा क्या होता है ध्यान रखना 1 होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आपको ये कह दिया जाए कि इन ए सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.50, देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन में हमें 1 में से उसको क्या कर देना है सॉल्यूट वाले मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देता है। कई बार वेरी इजी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, लेकिन अगर हमें ध्यान में नहीं हो तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। कई बार आपको ऐसे ही दे दे कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे दे, सॉल्वेंट का कैलकुलेट करवा ले, या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दे दे, सॉल्यूट का कैलकुलेट करवा ले। तो ये तो कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले कंसंट्रेशन पे थे। इसके बाद में नेक्स्ट एक था हेनरी लॉ। हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किसी भी गैस के विलेय के किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर डिजोल्व होने वाली जो अमाउंट होती है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। द अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। और यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको अपन क्या कहते हैं हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हेनरी कांस्टेंट की नेचर बताइए। तो ध्यान रखना हेनरी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये कांस्टेंट कोई फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसके लिए KH की वैल्यू क्या आएगी डिफरेंट आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने जो पढ़ा था इंपॉर्टेंट टॉपिक वो था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम। अब आप मेरे को बताइएगा राउल्ट का नियम अपन ने राउल्ट्स लॉ 2 तरीके से पढ़ा था। तो कौन बताएगा 2 तरीके से, कौन कौन से पढ़ा था? तो अपन इसके अंदर एक तो ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट भी कैसे नेचर का होता है वोलेटाइल नेचर का होता है, और एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा होगा नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब अवाष्पशील होगा और वोलेटाइल का मतलब कैसा होगा वाष्पशील होगा। तो राउल्ट्स लॉ 2 तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। तो राउल्ट्स लॉ को अपन नेक्स्ट यहाँ पे दोनों फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले तो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग volatile solute. Raoult's law for solution having volatile solute. तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हो यानी वाष्पशील नेचर को हो, तो उसके लिए क्या कहा गया था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी वोलेटाइल सॉल्यूट होगा या जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक Pa, तो ये इसके डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। एक कंपोनेंट B है तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो इस तरीके से ये राउल्ट्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन के लिए था जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा हो वोलेटाइल नेचर का हो। दूसरा अपन पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो अवाष्पशील विलेय पदार्थ।
तो एवास्पशील विलेय पदार्थ यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके लिए राउल्ट्स लॉ को अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया था कि द सॉल्यूशन व्हिच हैव ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन व्हिच रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी ऐसा विलयन जिसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ उपस्थित है, उस विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अपन ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, जिसका आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेट द राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन, तब तो आपको ये सिंपल वाला लिखना है। लेकिन आपको ये कहा जाए कि स्टेट द राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला लिखना है। P नॉट माइनस PS क्या होता है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़े थे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उस टॉपिक्स में से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ में आइडियल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल याद करने हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आया था, वो था एजियोट्रॉप मिक्सचर। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक टॉपिक आया था वो क्या था, एजियोट्रॉप मिक्सचर, जिसको अपन स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजियोट्रॉप मिक्सचर अपने पढ़ा था कि किसी भी दो कंपोनेंट को मिक्स करने पे एक कंपोजिशन ऐसा आता है जिस पर उन दोनों का वेपर प्रेशर जो होता है या दोनों का टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है, सेम टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर अपन कहते हैं। इसके दो टाइप्स अपन ने पढ़े थे, एक मिनिमम बॉइलिंग और एक क्या पढ़ा था, मैक्सिमम बॉइलिंग। एक तो पढ़ा था अपन ने निम्नतम क्वथनांकी और एक पढ़ा था अधिकतम क्वथनांकी। तो हालांकि ये टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। हम यहाँ आज क्विक रिवीजन में सिर्फ कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को ही अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो अब नेक्स्ट इसके बाद में अपन जो डिस्क्राइब करेंगे वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, वो नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब जो नेक्स्ट अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसमें से जो पहला फॉर्मूला है वो है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था बताइए। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर था P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में अपन अगर वैल्यू यहाँ पे पुट अप करें तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। ये था पहला फॉर्मूला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन राउल्ट के नियम से ही अपन ने लिया है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल के बराबर होता है। यहाँ पे N और N का मान रख के हम किसी भी अवाष्पशील विलेय का क्या निकाल सकते हैं, अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा था क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, कि जब भी किसी विलायक में अपन कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही अपन क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीपी इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एन, मोलेलिटी। अब यहाँ पे आपको देखो मैंने बताया था इस फॉर्मूले में या तो आपको केबी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या आपको केबी की वैल्यू पूछी जा सकती है, या मोलेलिटी की अगर हम वैल्यू राइट करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एन। ये फॉर्मूला किसका हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसे हिमांक अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है। केएफ यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये मोलल उन्नयन यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है।
प्रासरण दाब का जो फॉर्मूला आया था पाई इक्वल टू सी आर टी। फिर अपन ने इस फॉर्मूले को आगे दो फॉर्मूले में और कन्वर्ट किया था। एक तो सी की जगह कंसंट्रेशन की वैल्यू रखी थी n अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें अपन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बार बार इन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फॉर्मूले पे आएगी, तो उसके लिए हमें इनको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक आया था। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे आपको ये सॉल्यूशन के टाइप्स पूछे गए थे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन के टाइप्स में अपन ने एक तो पढ़ा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जिनके प्रासरण दाब के मान समान है वो क्या कहलाएंगे, समप्रासरी। और 2 विलियन में से जिसका प्रासरण दाब ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक, यानी कि अति प्रासरी। एक टॉपिक और देखिएगा व्युत्क्रम प्रासरण। व्युत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये टॉपिक देखा जाए तो वैसे हमारे अब आरबीएससी की बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ये सीबीएसई बुक में था, इसलिए आज भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्युत्क्रम प्रासरण क्या है। तो व्युत्क्रम प्रासरण के लिए देखिएगा हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि प्रासरण दाब में एक्चुअली होता क्या है। 2 अलग अलग कंसंट्रेशन के अपन जो सॉल्यूशन लेते हैं और इनको अगर हम सेपरेट आउट कर दें एक मेम्ब्रेन के द्वारा, इसका नाम क्या होता है, एसपीएम। तो आप क्या देखते हैं कि सॉल्वेंट की तरफ से मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल किधर मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ। इसका मतलब जिधर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी विलायक के अणु गति कर रहे हैं उस विलयन का प्रासरण दाब का मान क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये बाहर वाला प्रेशर इतना हो कि सॉल्वेंट यानी विलायक के अणु इधर गति करना बंद कर दे, तो वो दाब तो क्या कहलाएगा, प्रासरण दाब। भाई देखो सिंपल सा है, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के विलयन ले लीजिएगा, उन्हें एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट कर दो। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगेंगे। अब हम अधिक सांद्रता वाले विलयन पर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर वो प्रेशर की वैल्यू इतनी हो कि वो विलायक के अणुओं का इधर गमन या मूवमेंट रोक दे, तो वो तो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हम क्या करें कि इस पर बाहर पर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दें, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो से हाई की तरफ जा रहे थे वो अब किधर आने लगेंगे, हाई से लो की तरफ आने लगेंगे। तो उस प्रोसेस को ही अपन क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी व्युत्क्रम प्रासरण कहेंगे। तो परिभाषित कैसे करेंगे कि जब किसी विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो प्रासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। इसी को अपन व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं कि when the pressure more than the osmotic pressure, when the pressure more than the osmotic pressure is applied to the solution, then the osmosis process is reversed. This is called reverse osmosis. जैसे पानी के लिए जो फिल्टर के लिए आरओ रखते हैं वो इसी प्रोसेस पे डिपेंड है, इसलिए अगर इसका मेन यूज पूछा जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और क्वांटा फैक्टर के बारे में अभी हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जैसे उनको मैं यहाँ ज्यादा डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करूंगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूले पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो और बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए। तो अब अपन लिखेंगे रिलेशन बिटवीन KB एंड KF,
यानी कि Kb और Kf में क्या रिलेशनशिप होता है, आपको एक ही सॉल्यूशन का मोलर अवनमन स्थिरांक यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा हो और उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पूछ लिया जाए। देखिएगा हम फॉर्मूले लिखते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, ये होता है के एफ इंटू एम। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टी एफ इक्वल टू केबी अपॉन के एफ। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम के अंदर इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, स्पेशली इन सीबीएसई बोर्ड इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसमें होता क्या है कि आपको चारों में से कोई सी तीन वैल्यू दे देते हैं, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दिया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पूछ लिया, या फिर आपको क्या करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे देते हैं, केबी या केएफ की वैल्यू पूछ लेते हैं, या डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करवाने के बाद में उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं इसमें आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करवा देता हूं। इससे पहले तो अपन एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उसके बाद में आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस फॉर्मूले के बेसिस पे सोल्व करवा देता हूं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपको एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो और उसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करवाए, या बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो और फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करवाए, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो और उसी सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करवाए उसी सॉल्यूट की हेल्प से, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार ऐसा इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमें फॉर्मूले का रिलेशनशिप पता नहीं हो तो उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे से, वैसे क्वेश्चंस हालांकि अपने राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखे हैं, इसलिए अलग से उन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है, उनकी पीडीएफ भी सेंड हो जाएगी। तो अब अपन नेक्स्ट सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे बेसिस दो न्यूमेरिकल्स को। नेक्स्ट अपन इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन पढ़ेंगे, जैसा अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था केबी और केएफ के बीच में रिलेशनशिप पे, तो उसी पे बेसिस एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट 373.12 at Kelvin, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन केएफ और केबी की वैल्यू दी हुई है। आपको क्या पूछा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है उस सॉल्यूशन का और कैलकुलेट क्या करवाया उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए। तो इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी डेल्टा टीबी की। क्यों, क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करवाया है। तो डायरेक्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो कैलकुलेट होगा नहीं, कैलकुलेट होगा डेल्टा टीएफ, फिर डेल्टा टीएफ से अपन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक विलियन के अंदर यूरिया घुला हुआ है जिसका क्वथनांक 373.12 एट केल्विन है। आपको इसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है उसी सॉल्यूशन का, और आपको वैल्यू दे रखी है केबी और केएफ की। तो अब सबसे पहले अपन इसके अंदर डेल्टा टीबी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टीबी क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन यानी क्वथनांक में होने वाला उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो विलियन का क्वथनांक यहाँ पे दे रखा है 373.128 यानी 373.128, लेकिन सॉल्यूशन यूरिया और वाटर दोनों को मिला के बना है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंट के कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा होता है। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम केल्विन में लें तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितना होता है 373 केल्विन, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का ज्यादा है, ये लीजिएगा वैल्यू कितनी आई 0.128 केल्विन। ये कैसे आया, आपको समझ में आया। देखो हमें एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है,
अगर बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है और Kb और Kf की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। उस फॉर्मूले के लिए मैं डेल्टा Tb और डेल्टा Tf चाहिए, Kf और Kb दे रखा है, तो अपन डेल्टा Tb इस बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू से निकाल सकते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट आपको किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Tb इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या था, वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो 373 केल्विन, और सॉल्यूशन का कितना है ये, तो इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.128 केल्विन। डेल्टा टीएफ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, केबी और केएफ की वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम वो इक्वेशन अप्लाई करें तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी अपॉन केएफ। अब हमें यहां से कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टीबी इंटू केएफ अपॉन केबी। अब यहां से अपन डेल्टा टीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है 0.128, केएफ कितना है 1.86 और केबी कितना है 0.52। अब फिर से देख लीजिएगा एक बार, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि बॉइलिंग पॉइंट दे रखा हो, फ्रीजिंग पॉइंट पूछे हो सॉल्यूशन का, या फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा हो, बॉइलिंग पॉइंट पूछे, तो हमें ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी अपॉन केएफ। डेल्टा टीबी हमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा था और सॉल्वेंट बता रखा है, तो सॉल्वेंट क्या है वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता ही है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.128। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, हिमांक सॉरी कवकनांग ओनियन की डेल्टा टीबी हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमें अब फॉर्मूले में डेल्टा टीएफ कैलकुलेट है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.46 आती है, 0.45 समथिंग आती है, तो हम उसको 0.46 मान लेते हैं। तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला डिप्रेशन यानी हिमांक में होने वाला अवनमन ज्ञात हुआ है, न कि उस विलयन का हिमांक ज्ञात हुआ है। तो हमें क्या डेल्टा टीएफ ज्ञात करना था या विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी टीएफ ज्ञात करना था। हमें ज्ञात करना है विलयन का हिमांक यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट न कि डिप्रेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, किसका यहाँ पे हिमांक ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का हिमांक अपन लिख देंगे डेल्टा टीएफ, इसका सॉल्वेंट का माइनस टीएफ इसका सॉल्यूशन का। तो अब हमें याद क्या करना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो होगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ। समझ में आया यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि आपको पता है हिमांक अवनमन क्या होता है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो सॉल्यूशन का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो ज्यादा किसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉल्वेंट का, और सॉल्यूट मिलाने पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, डेल्टा टीएफ। कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाला डिप्रेशन यानी हिमांक में होने वाला डिप्रेशन। अब वही बात आ गई कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट है क्या, वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में उसको लें तो 273 माइनस 0.46, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 272.54 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अपन नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल पे पढ़ते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से इसको देखिएगा, एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर भी देख सकते हो आप, नहीं तो इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप देख लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है कि डेल्टा टीबी दिया हुआ नहीं है तो वो कैसे निकालें। उसके लिए सॉल्वेंट हमें वाटर दे रखा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है। तो आप पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.82 केल्विन। यानी कि आपको नाइट्रोबेंजीन के वैल्यू विलियन का या नाइट्रोबेंजीन जो एक सॉल्वेंट है उसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट यानी दिमाग दे रखा है। फिर उस नाइट्रोबेंजीन का एक 0.25 मोलर सॉल्यूशन बना है कि उसमें अपन एक सॉल्यूट मिलाने पे जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलिलिटी क्या है 0.25। तो उसके कारण उस नाइट्रोबेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है वो कितना हो रहा है 2 केल्विन। तो हम अब इस नाइट्रोबेंजीन के लिए आपको Kf की वैल्यू पूछी है। फिर से क्वेश्चन आपको समझाता हूं मैं कि आपको बता रखा है कि एक नाइट्रोबेंजीन एक सॉल्वेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 278.2 केल्विन। अब उस नाइट्रोबेंजीन में हमने एक सॉल्यूट मिलाया तो वो क्या बन गया विलियन यानी सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 0.25 स्मॉल m यानी मोलिलिटी में, लेकिन वो सॉल्यूट मिलाने पे इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना, लेकिन उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हो गया वो कितना हो गया 2 केल्विन। अब आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करवाई है Kf की। तो इस कंडीशन में देखिएगा हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा Tf का, डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इंटू n। मेरे ख्याल से शायद इसी फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वेरी इजी है, हमें किसकी वैल्यू पूछी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kf। Kf की वैल्यू पूछी है, मोलिलिटी m डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 0.25, डेल्टा Tf तो ये देखो 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनता है और उस सॉल्यूट के कारण फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हो रहा है 2 केल्विन। तो डेल्टा Tf कितना दे रखा है 2, Kf कैलकुलेट करना है और m की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो मैंने कहा ना न्यूमेरिकल बड़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में मोस्टली अपन ऐसे न्यूमेरिकल को देख के छोड़ देते हैं। अपन क्या सोचते हैं बहुत टिपिकल है, जबकि हम अगर थोड़ा सा उसमें देखें कि पूछना क्या चाह रहा है Kf और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है यानी डेल्टा Tf और मोलिलिटी दे रखी है, तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास में है। यहाँ पे डेल्टा Tf Kf कैलकुलेट करना है तो Kf इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा Tf अपॉन है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हो रहा है 2 केल्विन, तो 2 मोलिलिटी कितनी है 0.25। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वेरी सिंपल है 8 आता है और Kf की वैल्यू क्या होती है बताओ। अब वैल्यू लिखना जरूरी है, अगर आप इसकी यूनिट नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनिट वैसे तो आपको आती है, नहीं भी आए तो देखो मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर केजी, क्या होती है मोल पर केजी, और डेल्टा Tf क्या है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है केल्विन, तो केल्विन तो है ही और मोल पर केजी है इसलिए अपर साइड जाएगा तो केल्विन पर मोल। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आरबीएससी की टेक्स्ट बुक में, हालांकि नहीं दे रखे हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन हमें सोल्व जरूर करने हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे ये टॉपिक नहीं है एग्जाम में, और मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा हाँ, हालांकि हमारे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो तो सब सोल्व करने ही है, लेकिन ये कुछ इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल है जिनको हमें जरूर से सोल्व करना है। तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम के बताऊंगा, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद नेक्स्ट अपन कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आप एक बार नोटबुक में इनको लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा, नोट्स के रूप में बाद में आपको सेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये आरबीएससी बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आपको एक ही कंसंट्रेशन के अलग अलग सब्सटेंस या अलग अलग सॉल्यूट के सॉल्यूशन दे रखे हैं, कंसंट्रेशन सबकी सेम है,
और आपको ये कहा गया है कि इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब अलग अलग पदार्थ के विलयन हो लेकिन अगर उनकी सांद्रताएं समान हो, आपको क्या कहा गया है कि इन विलयन को, विलेय पदार्थ के विलयन को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा। सबसे पहले ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले तो देखिएगा जितने भी विलेय पदार्थ के विलयन दिए गए हैं इनकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन सेम है या कंसंट्रेशन सेम है। अब कंसंट्रेशन सेम होने के बाद आपको पूछा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब एक चीज बताइए आप मेरे को कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई हम सॉल्यूट मिलाएं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कि उस सॉल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा, उसमें एलिवेशन उतना ही होगा। तो उस बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करूं तो ये एक ही कंसंट्रेशन यानी एक ही सांद्रता के विलयन है, तो उस विलयन में NaCl के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 2। क्यों? क्योंकि NaCl का अगर हम 100% डिसोसिएशन मानते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो ये कितने आयनों में टूटेगा, 2 में। CaCl2 यहाँ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटेगा, 3 में। यूरिया, मैंने आपको बताया था यूरिया, ग्लूकोज ये एक ऐसे कंपाउंड है जो आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए इसका 1 मोल है और ये सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करेगा 1 मोल के फॉर्म में। यहाँ 0.1 MAlCl3 ये कितने आयनों में डिसोसिएट होगा, 1 Al एंड 3 C। तो टोटल नंबर ऑफ आयन या पार्टिकल्स कितने बनेंगे, 4। अब यहाँ पे ये जो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट होगा तो सबकी सांद्रताएं समान है, कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन सबकी कंसंट्रेशन तो सेम है लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 1 है और इसके अंदर 4 है। जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे कम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 0.1 M यूरिया का, फिर 0.1 M NaCl का और इसके बाद में 0.1 M CaCl2 का और नेक्स्ट होगा 0.1 M AlCl3 का। अब यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ लेते, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब बताइए ये क्वेश्चन पूरा ही रिवर्स हो जाता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यानी विलयन के अंदर विलेय पदार्थ के जितने ज्यादा कण होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन यानी कि जो इंक्रीज है वो उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका हिमांक उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अब अगर हमें यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं पूछ के किसका ऑर्डर पूछ लेते, फ्रीजिंग पॉइंट का, तो बताओ हम कैसे सोल्व करते, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम। तो जस्ट इससे रिवर्स ऑर्डर आ जाता किसका, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक का। समझ गए? अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे तो इसमें 3-4 चीजें पूछ लेते हैं। या तो आपको पूछ लेते हैं इनको 1/2 फैक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो जो जितने ज्यादा पार्टिकल में टूटेगा उसका 1/2 फैक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा आपको कहे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, तो जिस विलयन में जितने ज्यादा कण होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना कि जिस विलयन में जितने ज्यादा यानी जिस सॉल्यूशन में जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो ये एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में आपको और पूछता हूं कि आपको ये कहा गया है कि एक आपको सॉल्यूशन दिया गया है 0.1 M NaCl, एक है 0.1 M ग्लूकोज और आपको ये पूछा गया है एलिवेशन इन boiling point, elevation in boiling point of NaCl solution is twice than glucose solution।
एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन को समझे कि आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन सॉल्यूट अलग अलग है, विलेय पदार्थ अलग अलग है। एक है NaCl का सॉल्यूशन, एक है ग्लूकोज का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन हमें अगले ने ये कहा है कि 0.1 m NaCl के सॉल्यूशन में जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, वो ग्लूकोज के सॉल्यूशन के एलिवेशन से ट्वाइस है यानी डबल है। ऐसा क्यों? ये कह रहा है कि जब हम किसी विलायक में NaCl को मिला के विलयन बनाते हैं और एक में ग्लूकोज को मिलाकर विलयन बनाते हैं, दोनों समान सांद्रता के हैं, लेकिन NaCl वाले विलयन के बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है, जो एलिवेशन होता है, वो ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन से डबल होता है। क्यों? तो अब इसका आंसर आप बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि वो डबल क्यों होता है। पहले तो ये बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्यक गुणधर्म। किस पर निर्भर करेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो NaCl के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 2। इसमें कितना है? 1। तो यही रीजन है कि NaCl के सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज के सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? ट्वाइस होता है। तो ये सॉल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आज इसका रिवीजन भी करवाया, कुछ बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए। इसके अलावा और भी बोर्ड एग्जाम के कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपको PDF से सेंड हो जाएंगे। ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल बोर्ड में और आए हुए हैं, वो वेरी सिंपल मोलरिटी वाले न्यूमेरिकल हैं जो आपको पहले सोल्व करवा दिए थे। तो अब आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।